हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कभी सोचा है कि जो हमारे आसपास मौजूद है, जो भी चीज़ें, आपकी बुक हो सकती है, हवा आप सांस जो ले ले रहे हैं, और हम सब भी, मतलब हमारा जो शरीर है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स का हेल्प लेंगे। तो जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कि ये कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर हमारे यूनिवर्स का वो बना होता है। ठीक है, मोटा मोटी देखें तो यही है कि एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और यही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो है ना थोड़ा अजीब। अभी तक तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब बचपन से अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं, क्लास 8 तक तो अलग था, लेकिन नाइन्थ में आने के बाद अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी जो कि आपका साइंटिफिक बेस बनाती हैं। तो आज का ये वीडियो हम लोग जो क्लास 9 का चैप्टर 3 है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जहाँ मैं इस चैप्टर में छोटे छोटे, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो इतना बड़ा सा यूनिवर्स है उसमें जो 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 सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम, उसको बहुत अच्छे से, उनके क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एंड तक जाते जाते, इस वीडियो के एंड तक जाते जाते, हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, है ना, और ये दुनिया को समझने में कैसे हेल्प करती हैं, ये हम लोग सीख जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हमें एटम्स को समझना है तो हमें 500 साल, मतलब क्या कहते हैं, अराउंड 500 BC पहले, है ना, जाना पड़ेगा। और वहाँ पे मतलब हम लोग को खोजना पड़ेगा किनको, एक महर्षि कंद है और एक है पकुड़ा कत्यामा। इनको, ये दो फिलोसोफर्स हैं जो कि एंशियंट फिलोसोफर्स हैं, इंडियन फिलोसोफर्स, जो कि क्या कहते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दे रहे थे, कुछ थ्योरीज दे रहे थे उस समय। जैसे कि पहला हम लोग अगर नाम लिखें तो महर्षि कंद। तो इन्होंने क्या बोला, महर्षि कंद ने बोला कि अगर हम कोई भी मैटर लें, मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉक है, अगर हम इसको ब्रेक करना शुरू करें तो ये क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी जब हम ब्रेक करें, डिवाइड करें या ब्रेक करें, तो क्या होंगे, ये जो फाइनली जब ये अनब्रेकेबल पोजीशन में आ जाए तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक एटम है। तो उन्होंने एटम शब्द तो नहीं दिया था, उन्होंने बोला था इसको परमाणु। अब ये इससे फर्दर उनका ये मानना था कि इससे फर्दर अब ये नहीं, क्या कहते हैं, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इससे फर्दर अब वो टूट नहीं सकता है। फिर दूसरे क्या कहते हैं, एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकुड़ा कत्यायाम। इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं, जो यानी कि जो एटम्स हैं, एटम्स जो हैं, परमाणु जो हैं, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो अकेले नहीं एग्जिस्ट करेंगे। कंबाइंड
स्टेट में रहते हैं, यानी कि वो ऐसे कंबाइन कर जाएंगे एक दूसरे से, अलोन नहीं रहेंगे, कंबाइंड में रहेंगे। ठीक है। अब ये तो दोनों आपस में ही क्या कहते हैं वाइस वर्सा बात कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ब्रेक करो तो वो परमाणु वाले स्टेज में आ जाता है, और एक कह रहे हैं परमाणु को कंबाइन करके ब्लॉक बना ले, या एकदम एक दूसरे के अपोजिट ही बात कर रहे हैं। अब ये दोनों तो थे इंडियन फिलोसफर्स जो कि एटम्स के एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत बात किए थे। फिर उसके बाद आए कुछ ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसोफर्स तो ग्रीक फिलोसफर में हम लोग दो लोगों को हम लोग जानते हैं। पहला है डेमोक्राइटस और दूसरे हैं ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस और लूसिपस के बारे में जानेंगे। अब हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले के लोग एटम्स को मतलब क्या कहते हैं, क्या सोचते थे वो, क्या उन लोग मतलब कहाँ से क्या कहते हैं इस बात की शुरुआत हुई, कैसे मतलब लोग बात करना शुरू किए, है ना, इस चीज़ के बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसमें डेमोक्राइटस और ये ल्यूसिपस, ये दोनों साथ में ही क्या कहते हैं एक बात बोल रहे थे, जो कि यही लोग अपने जो महर्षि कंद और ये जो फिलोसफर थे, जो इंडियन फिलोसफर्स जो बोल रहे थे, उन्हीं बातों को इन्होंने भी दोहराया। लेकिन बस केवल और केवल ये क्या बोल दिए कि जो अनब्रेकेबल स्टेज होता है उसको परमाणु नहीं, उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो एटम शब्द किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। एटम शब्द किसने दिया था? डेमोक्राइटस ने। जो अनब्रेकेबल क्या कहते हैं बॉडी था, जो अनब्रेकेबल स्टेट था किसी भी मैटर का, उसको क्या बोले? डेमोक्राइटस, एटम। और ल्यूसिपस भी साथ में ही वो भी एक्सप्लेन ही कर रहे थे इसके बारे में। फिर 18th सेंचुरी के शुरुआत में 18th सेंचुरी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोनी लेवॉइजर। 18th सेंचुरी की शुरुआत में आते हैं एक साइंटिस्ट एंटोनी एल लेवॉइजर, जो कि केमिकल साइंस का फाउंडेशन रखते हैं। तो केमिकल साइंस का फाउंडेशन किसने रखा था? उसके पहले तो दो लोग फिलॉसफी, ये इंडियन फिलोसोफर हो गए और ये ग्रीक फिलोसोफर हो गए, लोग फिलॉसफी दे रहे थे लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे रहे थे। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं देंगे तब तक कोई चीज़ें मानी नहीं जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तो फिलॉसफी थी। अब ये जब केमिकल साइंस का फाउंडेशन इन्होंने रखा एंटोनी लेवॉइजर ने, तब जाके बात आगे बढ़ी, तब जाके कुछ खोज होगा, कुछ रिसर्च होगा। तो केमिकल साइंस का फाउंडेशन किस बेसिस पे रखा? उन्होंने 2 लॉज दिए थे। proposed two laws of chemical combination. टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें से
जो 2 लॉ ऐसे तो हैं, 5 हैं लगभग, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं। तो जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 9th में केवल 2 ही पढ़ते हैं। हम नाम बता दे रहे हैं सबका, लेकिन हम लोग क्लास 9th में केवल 2 ही पढ़ते हैं। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी तो केवल नाम ही दे रहे हैं। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है, जो कि हमें नहीं पढ़ना, उसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इनमें से जो ये 3 हैं, पांचों में से ये जो 3 हैं, ये हायर क्लासेस के लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और अगले वीडियो में मैं 2 और चीज़ों के बारे में मतलब बात करूँगा, वो है एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। मतलब मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा कि आप लोग को, अब जैसे ये 8 और 9 का जो ट्रांजिशन है ना, ये बहुत बहुत मेजर रोल अदा करती है आपके करियर में, आपके पढ़ाई में। अगर शुरुआत से ही आप क्या कहते हैं टर्म्स के जाल में फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा आगे समझने में। इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत आसानी से एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। आपको बस ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है, अपने NCERT बुक को रिवाइज़ करना है और छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। जो ना समझ में आया आपको कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लेना है। अलग से अगर मैं कोई ग्रुप वगैरह बनाऊं तो उस ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। आपको मतलब हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।